अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर्मली पहले आपको आपकी आउटलाइन से इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ कि व्हाट यू आर गोना रीड। आपकी कोई भी क्वेरी जो है वो अनक्लियर ना रहे, ताकि हमने सारी चीजें जो है वो आपके सामने रख दी हैं। ये सब चीजें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सो ओके, अब हम देखते हैं हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होता है सिंपल से, लेकिन वो एडवांस्ड इंग्लिश की तरफ भी जाता है। द वे व्हाट इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। इसमें हम देखेंगे कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कोर्स के, हमें स्पोकन इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, किन किन जगहों पे स्पोकन इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है, व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 ऐसे स्टेप्स कौन से हैं जिनको बेटा हमने जिन पे फोकस करना है, और 7 एरियाज ऐसे कौन से हैं जिन पे हमने फोकस करना है ताकि हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाए। एंड देन वी विल स्टडी सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 1। लेक्चर नंबर 2 से हमारा फोकस हो जाएगा ऑन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या है कि एग्जैक्ट साउंड्स ऑफ वर्ड्स, कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, वो अल्फाबेट्स किस किस जगह पे किस तरह से साउंड करते हैं, और क्यों कंपलसरी है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के साउंड सीखना या वर्ड्स के अल्फाबेट्स के साउंड सीखना। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स क्या है? कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें फिनोमेना ऑफ अलिट्रेशन यूज होता है। रेपिटेशन ऑफ साउंड से हम प्रोनाउंसिएशन लर्न करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू से थैंक यू इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं? फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता हो कि एक सिचुएशन में हमने किस तरह से इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज होगी, साउंड्स ऑफ वर्ड्स को पढ़ेंगे, और बाद में आप उन्हें फॉर्म ऑफ एक्टिविटी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जब इंशाल्लाह आप ऐड होंगे तो वहां भी सबमिट कराएंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमारा फोकस होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन पे, साथ में हम अपनी ग्रामर भी स्टार्ट कर देंगे। हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, टंग ट्विस्टर्स को पढ़ेंगे, फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू से वेलकम एज एन आंसर टू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है? जो आपका थैंक यू है। और वेलकम एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर, कि जब कोई बंदा आपके घर मेहमान आए तो आपने उसे किस तरह से वेलकम करना है। एंड देन योर प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज। Beta, in lecture number 4, our focus will be on English grammar in use. Why this is not simple grammar and that is the grammar in use? Because हमने देखना है कि spoken English में हमने grammar को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने parts of speech को in depth पढ़ना है, जिसमें noun है, pronoun है और verb है, और उनका use देखना है spoken English में। ठीक है, फिर हमारे टंग ट्विस्टर्स होंगे, फिर हम देखेंगे हाउ टू एक्सेप्ट समथिंग इन फॉर्मल मैनर, या व्हाट आर द वेज टू से यस। सेइंग यस एंड सेइंग नो इज लाइक एन आर्ट। ठीक है, कि हमें पता होना चाहिए हमने किस तरह से यस कहना है, किस तरह से नो कहना है। तो ये सारी चीजें जो है आप इन कोर्सेज में सीखोगे। और फिर हमारी प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइज है जिसमें साउंड्स ऑफ वर्ड्स हैं। अच्छा ठीक, लेक्चर 5 में अगेन हमारा फोकस होगा इंग्लिश ग्रामर इन यूज पर। हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें होगा एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन, और उनका यूज स्पोकन इंग्लिश में। और हम क्या करेंगे, साथ हम इंट्रोडक्शन लेंगे टेंसेस का। फिर उसके बाद हम फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे हाउ टू से नो, या व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू रिजेक्ट समथिंग। एंड देन आवर प्रोनाउंसिएशन exercise will also own sounds of words. अच्छा, लेक्चर नंबर 6 में हमारा फोकस इंग्लिश ग्रामर इन यूज के साथ फ्रीलांसिंग पे भी होगा। क्या आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीख के या स्पोकन इंग्लिश से आप कोई सर्विसेज सेल नहीं कर सकते? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन सेल सो मेनी थिंग्स, यू कैन प्रोवाइड सो मेनी सर्विसेज। अच्छा, अब क्या है, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे हम? कंजंक्शन को देखेंगे, इंटरजेक्शन को देखेंगे, और उनका यूज देखेंगे स्पोकन इंग्लिश में। फिर हम प्रीफिक्स और सुफिक्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे हाउ टू आस्क फॉर परमिशन, जब हमने कुछ करना है या हमने किसी चीज के लिए हमें गो अहेड चाहिए तो हम किस तरह से उसे देखेंगे। देन वी विल सी what are the good careers as a communicator, or if you are very good in communication, how you can pursue your this thing as your career.
After that, we will study freelancing platform, which is Fiverr, the most famous freelancing platform. And after that, our pronunciation practice will shift on dialogues. डायलॉग्स, रोल प्लेइंग जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, उस पे हम शिफ्ट कर जाएंगे. All right, in lecture number 7, our focus will be on tenses and freelancing. टेंसेस में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे. पास्ट टेंस पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे. आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन. बहुत से सिचुएशन में हम जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम लोगों से बातचीत करना कैसे शुरू करें. फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में फिर हम पढ़ेंगे लिंक्डइन को. आपको पता है कि लिंक्डइन इज प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर, जिसे आप प्रोफेशनल्स की फेसबुक भी कह सकते हैं. सो हम लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएंगे. हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी सर्विसेज वहां सेल करनी है. फिर आपके प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज होंगी, वो भी विद डायलॉग होंगी. इन लेक्चर नंबर 8 हमारा फोकस अगेन होगा टेंसेस एंड फ्रीलांसिंग पे. उसमें हम देखेंगे फ्यूचर टेंस को देखेंगे. फिर हम देखेंगे हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन ऑन वेरी पॉजिटिव नोट. देन वी विल स्टडी एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज. फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम अमेजोन और यूट्यूब देखेंगे कि इंग्लिश बोल के, या हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम किस तरह से इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अर्निंग कर सकते हैं. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस आपके फिर बाय डायलॉग्स होगी. लेक्चर नंबर 9 में आपका फोकस क्या होगा? वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. वोकैबुलरी बिल्डिंग आपको पता है दिस इज समथिंग एडवांस्ड, कि जब आप एडवांस लेवल इंग्लिश सीखने पे आ जाते हैं तो आप बेटा फिर वोकैबुलरी बिल्डिंग सीखते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है? टेंसेस और सेंटेंसेस में क्या फर्क है? टेंसेस बेस करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब पे. सेंटेंसेस क्या है? कि एक बात की कही गई है तो उसका पर्पस क्या है. ठीक है. फिर हम देखेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग में व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग न्यू वर्ड. सिनोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स क्या है? फिर हम देखेंगे हाउ वी कैन यूज कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड, कि अगर हमें इर्द गिर्द वाले लफ्जों का मतलब आता है और हमें दरम्यान में किसी लफ्ज का मतलब नहीं आता तो हम उसे किस तरह से समझ सकते हैं. Then in formal ways of spoken English, we'll study how we can show our sadness or grief in English language. Then your pronunciation practice will also via dialogue. लेक्चर नंबर 10 इज फॉर मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि इसमें आपके आइट्स के 2 मॉड्यूल जो हैं वो कवर हो जाते हैं, जिसमें आपका रीडिंग और लिसनिंग आ जाता है. हम देखेंगे कि रीडिंग और स्पीकिंग में क्या, लिसनिंग रीडिंग और स्पीकिंग में क्या रिलेशनशिप है. एक्टिव लिसनिंग स्किल्स कौन सी हैं. हमें कन्वर्सेशंस में किस तरह से इफेक्टिवली रिएक्ट करना है. ग्रुप डिस्कशंस जब हम कर रहे हैं तो हमने उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करना है. रीडिंग और स्पीकिंग में क्या ऐसा ताल्लुक है कि इन चीज़ों को इकट्ठा पढ़ाया जाता है. फिर हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करने के लिए क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या टिप्स हैं. आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगी जिन्हें आप रीड अलाउड कर सकते हो विद proper intonation and pronunciation. Then we will study famous words and phrases in English language, जो कि आपकी vocabulary का भी पार्ट होगा कि इन लफ्जों को आप याद कर लो तो आपकी जो इंग्लिश है वो ऑलमोस्ट 80% तक बेटर हो जाती है. देन हम ईडियम और स्लैंग्स को भी देखेंगे. बेटा स्लैंग क्या है? स्लैंग आपकी जो स्लैंग कहते हैं कि एक कल्चर में एक लफ्ज का डिफरेंट मीनिंग होना. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ओल जो उल्लू है उसे क्या बेस्ट में उसे वाइज साइन ऑफ मिजरी समझा जाता है कि दैट पर्सन इज रियली वाइज. और हमारे यहाँ क्या है कि जो बहुत अहमक इंसान है उसे हम उल्लू कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज स्लैंग. After that, in lecture number 11, we will study how to explain a topic, whether you are an entrepreneur, whether you are a business owner, whether you are an instructor. You have to explain topics to others. You have to explain things to others. So we will study strategies of explaining complex topics in the very simple term. किस तरह अपना मैसेज आपने दूसरे बंदे तक आसान अल्फाज में पहुंचाना है. How you can use visual aids. और क्या है मेन इसमें हम फिर देखेंगे कि जो हमारा क्यू कार्ड टॉपिक है. क्यू कार्ड टॉपिक क्या है? आपकी आइल्स की जो स्पीकिंग है उसका सबसे बेसिक
और सबसे एसेंशियल जो पार्ट है दैट इज क्यू कार्ड, जिसमें आपको 2 मिनट तक एक टॉपिक पे बोलना पड़ता है, और आपके जो बैंड्स हैं आइट्स के वो भी इस पे डिपेंड करते हैं। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन में हम देखेंगे वेज टू शो योर एक्साइटमेंट। लेक्चर नंबर 12 विल ऑल अबाउट इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, कि जाहिर है आपने एक जॉब करनी है, आपने उसका इंटरव्यू देना है, तो आप वो इंटरव्यू किस तरह से देंगे, आपने प्रिपेयर खुद को किस तरह करना है, कौन से कॉमन क्वेश्चन है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और आपको की कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आप किस तरह से यूज करते हो इन एन इंटरव्यू। आफ्टर दैट आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, कोर्स ओवरव्यू होगा, और आपके को नेक्स्ट आपकी जर्नी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की वो स्टार्ट रखने के लिए। Alright, thank you so much, sir. ओके बच्चों, अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने लेफ्ट किया था। अच्छा, एक आप में क्वेश्चन आता है कि कब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी, कब तक आप जो है प्रोनाउंसिएशन आप करेक्टली इंग्लिश बोलना सीख लेंगे, साउंड्स आ जाएंगे। तो लेक्चर नंबर 5 तक ऑलमोस्ट इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन जो है हम उन्हें कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब है व्हाई इट्स कंपल्सरी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको बताना क्यों जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज जो है वो आपके लिए है और कौन सी चीज आपके लिए नहीं है। हम आपको किसी अंधेरे में नहीं रख रहे, हर चीज आपके सामने रख रहे हैं कि दिस इज व्हाट वी आर गोना स्टडी। व्हाई इट्स रियली कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बिकॉज हमें पता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है और सबसे आसानी से हर जगह दुनिया में समझी भी जाती है। सो we have to learn that language which is the bridge, एक ब्रिज है सारी दुनिया के लोगों के दरमियान जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो देन यू हैव, अब क्या होगा जब आपको सारी लोगों से कम्युनिकेट करना आ जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका करियर जो है वो एडवांस हो जाएगा। लाइक इफ यू आर एबल टू स्पीक उर्दू, योर सर्कल इज ओनली इन पाकिस्तान, बट वही आपको इंग्लिश आ गई है तो आपका सर्कल कहाँ है कि दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ भी increase हो जाएगा। You can work with multinational people, multinational companies, and you can collaborate with them. You can negotiate business deals, and you can serve international clients as well. आपको पता है आपकी हायर एजुकेशन की सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इंग्लिश में होती हैं। सबसे पहली चीज वो क्या मांगते हैं, आइट्स हो आपका या TOEFL हो, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने स्कॉलरशिप लेना है, आपने अपॉर्चुनिटीज लेनी है, आपने एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाना है, आपने बाहर पढ़ने जाना है, सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश। कल्चरल एक्सचेंज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज राइटिंग समथिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तो उसे एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो यहाँ के कल्चर और नॉर्म्स के बारे में उसे बता सके, ऑल्दो दैट पर्सन इज राइटिंग ड्रामा और मूवी इन एनी अदर लैंग्वेज। तो वो क्या करेगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा टू लर्न अबाउट योर कल्चर and to learn about your language, to learn about your context, or and to learn about your society। तो ये चीजें क्या हैं, इनसे एक तो आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, आप दूसरों को अपने कल्चर के बारे में बता सकते हो, और आप इससे क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी भी इनहेंस होती है और आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है। अगली चीज क्या है, आपको पता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने डोमिनेट किया हुआ डिजिटल लैंडस्केप को। आपकी वेबसाइट्स हैं, आपके गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, आपकी यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हैं, आपके सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स हैं, all those algorithms are in English language. So you have to understand English in order to utilize all of those resources। ठीक है। उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत बहुत बड़ी नीश है जो थोड़े टाइम में डेवलप हो जाएगी, जिसमें आपको दुनिया से हर तरह से आए हुए बंदे से कनेक्ट करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फॉर दैट पर्पज एज वेल। अब देखो, इंग्लिश क्या है, ये एक सॉफ्ट स्किल है, तो इससे जब आपको एक सॉफ्ट स्किल आ जाती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप लोगों से बहुत बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। और बेटा यकीन करें, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू द पीपल who are far more expert than you, but if you are good in communication, they will surely choose you।
इंफॉर्मेशन है, आपको पता है आपकी साइंटिफिक रिसर्च है, आपका एजुकेशनल लिटरेचर है, आपके सारे जो सोर्सेज हैं वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो सारे सोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। सो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ आपको नॉलेज चाहिए होगा, इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी। इंग्लिश आ जाती है तो आप अपना नेटवर्क इनहेंस कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों से बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिन्हें करके हम इंग्लिश लैंग्वेज हमें आती हो तो हम कमा सकते हैं। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, ये एक ग्रोइंग फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, कि आपको लोगों से ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कांटेक्ट करना होता है, वो वेदर आपने प्रेस रिलीज करानी हो, वेदर आपका मीडिया इंटरेक्शन हो लोगों के साथ, या आपने उनके प्रमोशनल इवेंट्स कराने हो। तो किस इस पर्पस के लिए पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट हायर करते हैं। आप देखोगे कि यूएई वगैरह में बहुत ज्यादा अभी इसकी पोस्ट आने लग गई हैं। मार्केटिंग मैनेजर, आपको पता है एक अच्छा कम्युनिकेटर बहुत अच्छे तरीके से अपनी सर्विसेज सेल कर सकता है, वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता है, और वो डिफरेंट परसुएसिव कैंपेन्स चला सकता है। सो बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन, आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आप एक फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर भी तो अपनी मार्केटिंग करता है ना, उसके लिए भी आपकी लैंग्वेज जरूरी है। ओके, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, आपको पता है एचआर का काम सबसे आसान है, और उनका काम सिर्फ क्या होता है, पॉलिसीज बनाना, कम्युनिकेट करना, उन्हें लोगों के साथ इम्प्लीमेंट करना, एम्प्लॉय के जो मैटर्स हैं उन्हें रिजोल्व करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, निगोशिएशन करनी है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर देना, दैट्स इट। सबसे आसान जॉब है, सिर्फ बोलना है आपने उस जॉब में। उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपको पता है कि जो आप कॉल सेंटर्स की जॉब है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब में आती हैं। आपने डिफरेंट सेल्स करनी होती हैं, और सिर्फ आपको इसमें सैलरी नहीं मिलती, बल्कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो क्या है, आपको ऊपर कमीशन भी मिलता है। जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट हैं, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी आती है, आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने आते हैं, आपको लोगों से बात करने आती है, करना आती है। तो जर्नलिज्म जो है ये बहुत ज्यादा अ, ऐसी फील्ड है जो कि डेवलप हो रही है, और इसमें भी आप काम कर सकते हो। टीचर और ट्रेनिंग दे सकते हो आप लोगों को, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, जिस तरह हम फूड पांडे पे कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ वो लोग हमारा इशू रिजोल्व करके देते हैं। इवेंट प्लानर, रिसेंट डेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। कम्युनिकेशन इसमें किस लिए कंपलसरी है कि यूजुअली क्लाइंट जो है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने इवेंट्स अरेंज करा सके, वो स्पीकर्स को लूप में ले सके, तो वो आपको हायर कर लेता है कि आप हमारे इवेंट प्लान कर दें। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अच्छा अब देखो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रिसेंटली भी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट में हूँ जिनका वर्क सेटअप पूरे पाकिस्तान में है, बट दे वांट मी टू हैंडल फ्यू सिटीज, कि आप ये सिटीज ले लें, आप सारे लोगों से कांटेक्ट कर लें, आप वर्कशॉप अरेंज कराएं, आप लोगों में लोगों से कोलैबोरेशन करें, बिकॉज वी कांट डू दिस ऑन आवर, क्यों, क्योंकि वी आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन। उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब है, और आपको पता है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में आपको लोगों को इंगेज करना पड़ता है, और वो आप उन्हें कब इंगेज कर सकते हो, व्हेन यू आर बेस्ट इन कम्युनिकेशन। अच्छा बेटा, आप 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं, इस पे आपने सबसे सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन 7 पिलर्स ऑफ लैंग्वेज हैं। 7 पिलर्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, कि ये सारी चीजें मिलके आपको बैलेंस्ड कर देती हैं आपकी लैंग्वेज को। उसमें पहली चीज क्या आती है, करेक्टनेस आती है, कि जो बात आप कर रहे हो उसकी ग्रामर जो है वो ठीक हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। दूसरी चीज आती है completeness, whatever you are saying that should conveying some complete sense, कि आप जो बात कर रहे हो वो completely अगले बंदे को समझ आ रही है, या उसका पर्पस समझ आ रहा है, आप आए बाएं शाय नहीं कर रहे। concreteness, concreteness क्या है, देखो कंक्रीट को कहा जाता है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो एटॉमिक अटैक में भी सरवाइव कर सकता है। तो लैंग्वेज में कंक्रीटनेस क्या है, कि आपकी बात इतनी मुकम्मल हो कि ना अगले बंदे का टाइम वेस्ट हो, ना अगले बंदे को उसमें एम्बिग्विटी हो। एम्बिग्विटी कहते हैं कि उसे वो परेशान हो जाए कि ये क्या बात कह रहा है, ठीक है। क्लैरिटी, क्लैरिटी दो तरह से लैंग्वेज में आती है, कि एक तो आपकी वोकेबलरी ऐसी हो कि जो अगले बंदे को इजीली समझ आ जाए, और दूसरी क्लैरिटी क्या है, कि आप इतनी आवाज में बोलो कि अगले बंदे के लिए वो ऑडिबल हो, कि अगले बंदे को वो समझ आ रही हो। फिर क्या है, खटियसनेस, खटियसनेस इज फॉर मोर इम्पोर्टेंट थिंग।
खटियसनेस क्या है? खटियसनेस क्या है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको एक तो उसके लैंग्वेज लेवल का ख़्याल है कि आपने किस लेवल पे उससे जाके बात करनी है। दूसरी चीज़ है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर कभी किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करता। तो वो इमोशन कह लो जो कंसिडरेशन है, उसे हम खटियसनेस कहते हैं। कोहेरेंट है, आप जो भी बात कर रहे हैं, उन सारी बातों का आपस में लिंक होना चाहिए। एंड कंसाइजनेस, एक अच्छा कम्युनिकेटर दूसरे लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करता और वो उन्हें ब्रीफली और कंसाइजली सारी चीजें बता देता है। ठीक है बेटा, अपना फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट में जो हमने सारी डिस्कशन की है अभी थोड़ी देर पहले, उससे आपको पता चल गया होगा कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स क्यों करना है। अगर आपके क्या क्या चीजें हैं जिनमें आप डेफिशिएंसी है आपकी, डेफिशिएंट हो, उन्हें आपने किस तरह से कवर करना है। और राइट, सेल्फ इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन कराना क्यों जरूरी है? आप सेल्फ किसे कहते हैं? एक बंदा, एक इंसान है तो उसकी एक आइडेंटिटी है, उसे हम सेल्फ कहते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको कराना पड़ सकता है? इन योर क्लास, एट सम जॉब इंटरव्यू, एट न्यू हॉबी, या आप किसी कोई न्यू जॉब को अरेंज करते हो, किसी न्यू जॉब को ज्वाइन करते हो। आफ्टर दैट एट सम लार्ज इवेंट, जब आप देखो एक एक्सपर्ट हो जाते हो तो लोग आपको पब्लिकली बुलाते भी हैं कि आप आए यहाँ के लेक्चर दें इस चीज पे, तो वहां भी आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ समवन। किसी के भी सामने खुद को हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है कि हम कौन हैं। अच्छा बेटे, ग्रीटिंग्स क्या है? पहली चीज, आपको किसी तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। पाकिस्तान में हम क्या करते हैं? वी आर यूज्ड टू से अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक है। अब क्या है, ऑब्वियसली जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो मुसलमान हो। एक ऐसा बंदा जिससे हम बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उसे हमारी जो भी ग्रीटिंग है वो बेहतर लगे। तो एक ऐसी हमें ग्रीटिंग की जरूरत है जो कि किसी भी अ, सियासत, किसी भी सियासी पार्टी, या वो किसी भी रिलीजन, या वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट से, सर्टेन कल्चर कॉन्टेक्स्ट से कनेक्टेड ना हो, एक जर्नल सी ग्रीटिंग हो जिसे हम हर बंदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह अब वो ग्रीटिंग क्या है? दैट ग्रीटिंग इज हेलो। इफ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग टू एनीवन, वी कैन सिंपली गो, आई मीन वी कैन से हेलो। तो अब क्या है, एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन आपको हेलो कहता है तो आपने उसके आंसर में हाय कहना है, जबकि ऐसा नहीं है। इन द फॉर्मल इंग्लिश, जो सही इंग्लिश है, उसमें आपको अगर कोई हेलो कहता है तो उसके आंसर में आपने क्या कहना है? आपने भी हेलो कहना है। उसके बाद अगली चीज आप क्या कह सकते हो? दैट इज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग क्या है बेटा? सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप लोगों को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। उसके बाद आपकी गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो जाती है। अब आफ्टरनून की टाइमिंग क्या है? 12 बजे के बाद से लेकर शाम 4 बजे तक जो सर्दियों में, और शाम 5 बजे तक गर्मियों में हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। अब हम गुड नून क्यों नहीं कहते? दोपहर की हम विश क्यों नहीं करते? दोपहर का जो स्पैन होता है ना, बहुत कम सा होता है। जैसे हम कहते नहीं 12 बजे जवाल का टाइम है, दैट जवाल के टाइम इज नून। सो देर इज नो फ्रेज ऑफ ग्रीटिंग दैट टाइम, फॉर ग्रीटिंग दैट टाइम। गुड नून कोई फ्रेज नहीं है, गुड आफ्टरनून इज द फ्रेज कि 12 बजे के बाद आपने किसी को भी गुड आफ्टरनून कहना है। और गुड इवनिंग बाद में भाई 5 बजे के बाद से, या सर्दियों में 4 बजे के बाद से आपने गुड इवनिंग ही कहते रहना है, जब तक आप सोते नहीं है। वो आप सुबह 4 बजे भी सोएं तो या किसी सुबह 4 बजे भी किसी क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हो तो आपने उसे गुड इवनिंग ही कहना है। ठीक है। गुड नाइट क्यों नहीं कहना? गुड नाइट हमने इसलिए नहीं कहना क्योंकि ये कन्वर्सेशन एंडर है। यानी कि गुड नाइट का मतलब होता है कि भाई अब बस हो गई, अब हम आपसे बात नहीं कर रहे। ठीक है। अब इन सारी ये जो तीन हमारी ग्रीटिंग्स हैं, इनकी जगह ऑस्ट्रेलिया में क्या यूज होता है? इनकी जगह ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है गुड डे। अच्छा बच्चों, ये डे नहीं होता लफ्ज, ठीक है, इसे डाई पढ़ते हैं, DAY, डे। ओके। अब हमने सारा टाइम मीटिंग्स में नहीं रहना, हमने सारा टाइम फॉर्मल नहीं रहना, हमने सारा टाइम रोबोट बन के नहीं रहना। सो
अब हमारे लिए कुछ ऐसी भी कुछ ऐसी भी ग्रीटिंग्स होनी चाहिए जो हम अपने दोस्तों से यूज कर सकें, ऐसे लोगों से यूज कर सकें जिनके साथ हम, आप कह लो, बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच्ड हैं, तो उसके लिए भी इंग्लिश में कुछ ग्रीटिंग्स हैं, जैसे हाय, हे, व्हाट्सअप, हैया एंड व्हाट्स गुड। अब ये सारी क्या है, ये सारी इनफॉर्मल आपकी ग्रीटिंग्स हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ या इनफॉर्मल सेटिंग्स में यूज कर सकते हो। हैया जो है, दैट इज एन अमेरिकन ग्रीटिंग कि जो मैंने आपको स्लैंग स्टार्टिंग में बताया था ना, ये स्लैंग का वर्ड है हैया। मीन्स क्या है इसका, हाउ आर यू एंड व्हाट्स गुड। ये अमेरिका में बोला जाता है, बट दैट इज नॉट अ फॉर्मल ग्रीटिंग एज गुड डाई, कि गुड डाई की तरह ये एक फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं है। अच्छा जी, अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने अपना नाम बताना है किसी को। आप अपना नाम कैसे बताएंगे? पहली चीज हमें पढ़ाई जाती है माई नेम इज दिस, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आई एम दिस। फॉर एग्जाम्पल वट आई से आई एम खुरत। अब क्या है, मुझे थोड़ा सा एडवांस्ड करना है, तो मैं क्या करूंगी, आई और एम को आपस में मिला दूंगी, तो क्या बन जाएगा, आई एम, बट आई से आई एम खुरत। अच्छा, अब अगली चीज क्या है कि आपको याद ही नहीं आ रहा है माय नेम इज के अलावा, क्या आपने माय नेम इज के अलावा कोई चीज यूज करनी है। अब आप क्या करोगे, नेम और इज को आपस में मिला लोगे, तो वो क्या बन जाएगा, नेम्स। सो बट यू कैन से माय नेम्स इज दिस, वट एवर यू नेम इज। अब आगे फिर अगली चीज आ जाती है दिस इज। दिस इज क्या है, दिस इज बेटा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए यूज होता है। आपने डिफरेंट इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, वो कॉल उठाते हैं तो कहते हैं हेलो दिस इज this person, hello this is John, hello this is Sarah, ठीक है। तो क्या है, दिस इज जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के लिए यूज होता है, जब आप आगे कॉल सेंटर्स में या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करेंगे, तो ये फ्रेज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अच्छा, अगली चीज आपने बतानी है जियोग्राफिकल लोकेशन, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, आप कहाँ से हैं। पहली चीज आप अपनी सिटी के बारे में बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम लाहौर और आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। अब अगर आप किसी दूसरे मुल्क में गए हैं तो वहां आपको अपनी नेशनैलिटी बतानी पड़ेगी। नेशनैलिटी क्या है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। उसके बाद आई कम फ्रॉम, या आप बता सकते हो कि आप इस शहर से आए हो, आई कम फ्रॉम फैसलाबाद। या आप कंट्री के बारे में बता सकते हो, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। अब क्या है, आप कह सकते हो अगर आप एक जगह पैदा हुए हो लेकिन आप दूसरी जगह पे पले बड़े हो, बट यू कैन से आई एम बोर्न इन पाकिस्तान बट रेज्ड इन यूएई। या आप कह सकते हो आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान एंड रेज्ड इन यूएई। अब आप एक जगह से रह रहे हो करंटली, लेकिन आप किसी और जगह से हो, बट यू विल से आई वाज बोर्न, आई ग्रू अप इन पाकिस्तान बट लिविंग इन यूएसए, ठीक है। या आप कह सकते हो आई हैव बीन लिविंग इन यूएसए सिंस दिस मच ईयर, कि जितने सालों से आप रह रहे हो। और फिर अगर आपने किसी को बताना है कि आपने पास्ट के कितने साल किसी जगह स्पेंड किए या आप लास्ट डेज में कहाँ थे, तो यू कैन सिंपली से आई स्पेंट पास्ट ईयर्स इन, आगे आप अपनी सिटी भी लगा सकते हो और आगे आप अपनी कंट्री भी लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपका अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन। सवाल जवाब का सेशन